ऑसिलेशन के हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़ लिए, नहीं बहुत सारे तो नहीं, सिंपल पेंडुलम पढ़ा है और पढ़े। ऑसिलेशन अलग अलग कंडीशन में कैसे होगा, और फिर फाइनली हम उसका टाइम पीरियड वगैरह निकाल देंगे और फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। यही अब 2-3 टॉपिक बचे हैं चैप्टर के, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो टॉपिक डालो स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम, तो ये है एक सीधी लाइन जो टेढ़ी हो गई है, ये दूसरी कोशिश, ये है एक रिजिड सपोर्ट, ठीक है। इससे हमने एक स्प्रिंग हैंग कर दी और स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच कर दिया, स्प्रिंग मास सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि अगर मैं ये मास हटा दूं तो भी क्या स्प्रिंग की लेंथ यही रहेगी? अगर ये मास हटा दें तो स्प्रिंग की लेंथ यही रहेगी? मतलब ये जो लेंथ अभी है ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ नहीं है, ये इस स्ट्रेस की वजह से इसमें कुछ स्ट्रेन तो आया होगा। तो ऐसा रखते हैं, स्टार्टिंग में नेचुरल रखते हैं और मान लेते हैं कि ये एक स्प्रिंग लगा रखी है हमने, और अब मास हैंग करने की वजह से इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। समझ गए? बोलो। कुछ मान लो कि ये x0 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो क्या ये स्टेट इक्विलिब्रियम की है? तो अच्छा बताओ, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी या नहीं होगी? तो आंसर है हाँ, ये भी इक्विलिब्रियम की स्टेट है। स्ट्रेन में है तो क्या हुआ, इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, अभी ऑसिलेट नहीं कर रहा। नहीं आई बात समझ में? मास ने फोर्स लगाया, ये खिंच गई, अब इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा ऊपर होगा, ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा? तो आंसर है kx0 लग रहा होगा, राइट है। और नीचे की तरफ क्या लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा इसका मास इंटू ग्रेविटी mg। अब यहां पर kx0 mg के बराबर है, तो इक्विलिब्रियम में है, ये ऊपर नहीं जाएगा, इसका वेट इसको नहीं जाने देगा, ये नीचे नहीं आएगा, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है नहीं आने देगा। तो ऑसिलेशन होगा अभी? तो ऑसिलेशन नहीं होगा। ऑसिलेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम या फिर कह लो मीन पोजीशन है, इससे डिस्टर्ब करना पड़ेगा इसे। अब इसको फिर से खींचेंगे, फिर से मतलब अब इसको खींचेंगे, अभी तक तो मास नहीं खींचा हुआ था, अब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। समझ गए? अब ये यहां पर आ गया। बोलो। मान लिया कि अब इसकी जो ट्रैवलिंग है वो x डिस्टेंस हो गई, तो अब ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा? नहीं, kx प्लस x0। अरे x0 भूल कैसे गए आप? राइट है, और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg। सही बात है। तो क्या अभी बॉडी इक्विलिब्रियम में है? आंसर है नहीं। कैसे पता? बिकॉज kx0 mg के बराबर था। अब यहां पर तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है mg से, मतलब बॉडी ऊपर की तरफ भागेगी, ऊपर की तरफ। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी, बॉडी ऊपर की तरफ भागेगी, राइट है। और यहां पर आते आते बॉडी कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी, जिसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसको उसकी मीन पोजीशन पे रुकने नहीं दिया जाएगा और वो ऊपर की तरफ भागेगी। सही बात है। और दोबारा से वही कहानी शुरू, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और फिर यही ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में ऑसिलेशन कैसे हो रहा है पल्ले पड़ गया। अब ऑसिलेशन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, ये ऑसिलेट करने में कुछ टाइम लेगा, उस टाइम पीरियड की आइडेंटिटी हमें डिराइव करनी है, राइट है। मैंने आपसे कहा ऑसिलेशन कहीं पे भी हो, अगर उसका टाइम पीरियड निकालना है तो सबकी एक कॉमन सी अप्रोच है, और वो कॉमन अप्रोच ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लो। रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा उसको ma के बराबर रख दो, राइट है। एक ही जगह पुट कर दो -ω²x, वहां से ओमेगा निकाल दो, एक बार ओमेगा निकल गया तो आ जाएगा 2π/t, वहां से टाइम पीरियड खींच लेंगे, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ही फ्रीक्वेंसी होती है। सेम अप्रोच लगती है हर जगह। सही बात है ना? बोलो। अद्भुत। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट कौन सी थी? हाँ बहुत बढ़िया। तो उसमें तो हमारा kx0 mg के बराबर था ना, बहुत बढ़िया। और जब SHM शुरू हो गया तो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाए, अच्छा, और वो फोर्स कितना होगा? अब मैं बोल रहा हूं कि F की जो वैल्यू होगी, बताना सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, F की जो वैल्यू होगी वो होगी
के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी। ये वो फोर्स है जो उसे पीछे की तरफ खींच रहा होगा, ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। सही है, के एक्स प्लस एक्स नॉट इसे ऊपर खींचना चाह रहे हैं, पर एम जी इसकी वैल्यू को खाएगा नहीं क्या? बिल्कुल खाएगा। बहुत बढ़िया। पर एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन से अवे लगता है। सही बात है ना, बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आता है। क्या बोल दिया मैंने? मतलब समझ गए आप, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। ओके, यहां से अगर मैं एक्स नॉट की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगी मुझे? एम जी अपॉन में के। सही है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो तो माइनस में के एक्स प्लस एम जी अपॉन के माइनस एम जी। ब्रैकेट ओपन करो, के एक्स प्लस एम जी माइनस एम जी कैंसिल हो गया, तो एफ की वैल्यू माइनस के एक्स आ गई। इसका मतलब समझ में आया आपको? ये नेट रीस्टोरिंग फोर्स है जिससे बॉडी ऊपर जाने वाली है। मतलब क्या है कि इनिशियली कितना रीस्टोरिंग फोर्स आया था उससे कोई मतलब ही नहीं है आपको। सही बात है। इक्विलिब्रियम के बाद हमारी जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है इनटू में स्प्रिंग कांस्टेंट के एक्स, यही आपको नेट रीस्टोरिंग फोर्स दे देगा। सही है, समझ गए? इसके बाद तो डेरिवेशन की सबकी अप्रोच सेम हो जाती है, बहुत आसान है इसके बाद निकालना। कैसे? एफ की जगह मैंने क्या कहा? एम ए रख दो। सही है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के अपॉन एम एक्स। ए हमें पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है? तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के एम एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू मिल गई अंडर रूट के बाय एम। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड कर रही है? स्प्रिंग कांस्टेंट और बॉडी के मास पे जो आपने लटकाया हुआ है, ठीक है ना? ओमेगा की जगह मैं रख दूंगा 2 पाई बाई टी, सेम अप्रोच, कोई दिक्कत ही नहीं है, के बाय एम। तो टी की वैल्यू क्या मिल गई? टी की वैल्यू मिल गई आपको 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यही हो जाएगी ना? अरे टी उधर फेंक दो, ये रेसिप्रोकल करके उधर फेंक दो। सही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई आपकी? फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। रेसिप्रोकल होती है ना टाइम पीरियड का, इतना तो रिवाइज करके आया करो। सही है, तो टाइम पीरियड भी मिल गया और फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। एम बाई के की टर्म में है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। एम बाई के की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो मुझे वो एक्स नॉट बाई जी मिलेगा, राइट है ना? तो इसकी टर्म में भी लिख सकते हैं हम। सेम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एक और टर्म में लिख सकते हैं हम। यहाँ लिख दूँ तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जगह क्या? बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी क्या मिल गई? 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एक्स नॉट। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही ईजी। बिजली की तेजी से प्रिंट कर दें इसको। बात पता लगती है हमें यहां से क्या? एम बाई के साथ साथ हमारा टाइम पीरियड केवल इस बात से भी निकल सकता है कि जो आपने मास लगाया है ना, वो इनिशियल स्प्रिंग की जो मतलब रिलैक्स पोजीशन थी उससे उसने उसे कितना डिस्प्लेस किया, एक फैक्टर ये और दूसरा जी। इससे भी आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। अब इससे मतलब क्या ये बात मैटर करेगी आपने कितना मास लटकाया है? अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो क्या ये बात मैटर करेगी आपने कितना मास लटकाया है? यहां देखो, तो आंसर है यस सर। नो कैसे? अब बोलो मास तो है नहीं इसके अंदर। अरे मास नहीं है तो क्या हुआ? डिफरेंट मास के लिए एक्स नॉट तो अलग अलग हो जाएगा। अगर ज्यादा मास लटका दूंगा तो मीन पोजीशन जैसे भी यहां आई है तो वो यहां आएगी। तो मास और एक्स नॉट में रिलेशन है, इसीलिए इसको एक्स नॉट बाई जी की टर्म में भी लिख सकते हैं और मास नॉट और के की टर्म में भी लिख सकते हैं। समझ गए? देखो बालकों, ऐसा है, इस टॉपिक के बाद कुछ लोगों के दिमाग में ये आया कि अभी तो आपने एक ही स्प्रिंग ली थी, अगर हम ज़्यादा स्प्रिंग ले लें
2, 3, 10 और अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट की, जिनकी के की वैल्यू अलग अलग हो। जैसे एक हल्की स्प्रिंग है, एक हैवी स्प्रिंग है। आपको पता है ना, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है तो सेम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाती है। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दिए थे कि एक स्प्रिंग जो साइकिल के शॉकर में लगी हुई है और एक स्प्रिंग जो ट्रेन के शॉकर में लगी हुई है, दोनों को एक्स डिस्प्लेसमेंट देने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत अलग होगी, राइट है, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग है। ऐसे ही कुछ स्लाइटली डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर मैं स्प्रिंग ले लूं, जैसे एक स्प्रिंग लगाई, फिर इसी के साथ जॉइंट करके दूसरी स्प्रिंग लगा दी, फिर तीसरी लगा दी, और ऐसे लगाते गए जब तक मन किया, और लास्ट में मास लटका दिया और उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन देख ली। अब मैं उनकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ता हूं तो ऑसिलेशन तो फिर आएगा, नहीं आई बात समझ में? आएगा। तो इस बार हमें इस ऑसिलेशन को ऑब्जर्व करना है, पर इस बार हमारा टारगेट थोड़ा अलग है। अलग टारगेट क्या है उसे समझो, कि मान लो आपने 2 स्प्रिंग लगा दी, एक दूसरे के साथ अटैच कर दी और मास लटका दिया, उसको उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ा, राइट है, तो उनमें ऑसिलेशन चालू हो जाएंगे। बोलो, बहुत बढ़िया। अब सवाल यह है कि अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग को हटाऊं और इनकी जगह पर एक स्प्रिंग लगाऊं, तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जो एग्जैक्टली इतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना ये दोनों मिलके कर रही हैं। नहीं आई बात समझ में? जैसे मान लो कि पहले स्प्रिंग लगी K1 स्प्रिंग कांस्टेंट की, दूसरी लगी K2 स्प्रिंग कांस्टेंट की, आपने मास लटका दिया 5 kg, जिसकी वजह से 5 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट आई। समझ गए? अब सवाल यह है कि मैं दोनों स्प्रिंग को हटाकर एक स्प्रिंग लगा रहा हूं, अब इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लूं कि सेम मास लटकाने पर उतनी ही डिस्प्लेसमेंट आई जितनी ये दोनों मिलकर लेकर आ रहे थे। नहीं आई बात समझ में? इसको, और जो वो जो स्प्रिंग होगी उसे बोलेंगे, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इक्विवेलेंट है इन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट के। मतलब हमें इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यू कैरी करने वाली वैल्यू निकालनी है। अब नहीं आ रहा क्या समझ? जाहिल हो क्या? नहीं आ रहा क्या? मैंने स्टार्ट कर दिया? हाँ, अच्छा, क्या बता रहा था मैं? याद करो, आप लोगों ने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स में। उसमें 2, 3, 4, 5, 10 रेजिस्टर सीरीज में लगा देते थे हम, और फिर हम कहते थे इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता था कि मान लो आपने सीरीज में 3 रेजिस्टर लगाए हैं, एक 3 ओम का, एक 5 ओम का और एक 2 ओम का। 3 ओम, 5 ओम और 2 ओम, और वो किसी 10 वोल्ट की बैटरी से, बस एवरी एग्जांपल है, ये तीनों आपने सीरीज में लगा दिए और इनको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, राइट है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी से मान लो 5 एम्पियर का करंट खींच लेते हैं। ये इनकी पावर है। 10 वोल्ट की बैटरी से ये तीनों मिलके 5 एम्पियर का करंट खींच लेते हैं। अब सवाल ये है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब अगर आप इन तीनों रेजिस्टर्स को हटा दो और इसकी जगह एक रेजिस्टर लगा दो, तो उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो कि वो अकेला बैटरी से 5 एम्पियर का करंट खींच ले। वो इक्विवेलेंट है। और हमने देखा था कैसे निकलते हैं वो, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर दो। सही बात नहीं, वो तो आपको पता है, मेरे को टेक्निकली कि आप जानते हो करना क्या होता है। सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर दो, पैरेलल में रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, रोबोट की तरह तो पता है हमें। पर वो जो ऐड करने के बाद मिलता है हमें, वो होता क्या है? वो होती है इक्विवेलेंट वैल्यू। मतलब ये अकेले की वैल्यू उन तीनों के बराबर है। ये अकेला उतना काम करके देगा जितना ये तीनों मिलके काम करके दे रहे थे। तो इसी तरह से जब मैं 2 या 3 स्प्रिंग लगा देता हूं सीरीज में, बैक टू बैक लगा देता हूं, और उनको हटा के फिर मैं एक स्प्रिंग लगाऊं, तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो कि वो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना ये तीनों मिलके कर रहे थे। मतलब इन वाले टॉपिक्स में हमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। मगज में आया क्या? टॉपिक की रिक्वायरमेंट समझ में आई? टॉपिक तो समझ आ ही जाएगा, अद्भुत समझते हैं आप। डाल दिया टॉपिक?
अच्छा डाला नहीं तो डालो फिर। स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, उसमें हम वर्टिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन ब्रैकेट में डाल देना वर्टिकल, डन, ओके। तो ये है एक रिजिड सपोर्ट, 2 स्प्रिंग लगा लेते हैं, 3 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, 10 भी लगा सकते हो, सिंपलेस्ट केस से रिजल्ट निकाल लेते हैं, सही बात है ना। और फिर उसको जनरल के लिए लिख देंगे। जैसे आप याद करो, आपने रजिस्टर्स में भी क्या किया था, 3 के लिए वैल्यू निकाल दी थी, बाद में अगर 10 भी हो तो वैसे ही काम होगा, 500 भी हो तो वैसे ही काम होगा, सही बात है ना। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, 2 स्प्रिंग लगा दो, ये एक स्प्रिंग है और इसके साथ हमने दूसरी स्प्रिंग लगा दी, सही है। मान लो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है, इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। इनिशियली इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं L1 है और इसकी L2 है। अब क्या करेंगे, मास लटका देते हैं इस पे, ओके। अरे बोलो, तो थोड़ा तो इलोंगेशन आ ही जाएगा, अरे हाँ या ना। नीचे की तरफ लगेगा अब mg, राइट है। स्प्रिंग कांस्टेंट K1 ही है, वो नहीं बदला, K2, और इसकी लेंथ मान लो अब हो गई L1 प्लस स्मॉल L1, चलेगा ना यार जो लिख दिया, L2 प्लस स्मॉल L2, राइट है। अच्छा अब एक इसको देख के बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना वो L1 प्लस L2 होगी, क्योंकि ये स्मॉल L1 स्ट्रेच हुई है, ये स्मॉल L2 हुई है, तो दोनों मिलके तो L1 प्लस L2 ही हुई होंगी, सही बात नहीं है। तो क्या कह दें कि अभी के लिए जो ऊपर फोर्स लग रहा होगा वो K L1 प्लस L2 लग रहा होगा स्मॉल में, है ना। बस ये वैसे ही, इसका यूज नहीं आएगा कोई खास, पर फिर भी नॉलेज के लिए लिख देते हैं डायग्राम में। अब क्या, अब फोर्स लगाएंगे, ऑसिलेशन तो करवाना ही है, तो थोड़ी और स्ट्रेच हो जाएगी, सही बात है। ठीक, अब मान लो इसकी लेंथ हो गई, क्या थी पहले, L1 प्लस L1 ना, X1 और स्ट्रेच हो गई है, ठीक है। और ये कितनी हो गई, L2 L2 X2, नीचे की तरफ अब कितना फोर्स, तो उतना ही लगेगा mg। अभी यहां पर इक्विलिब्रियम में है, मतलब mg जो है वो K L1 प्लस L2 के बराबर है, पर अब यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, K L1 प्लस L2 प्लस X1 प्लस, सही बात नहीं है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो X1 प्लस X2 है, मतलब X कह लो, यहाँ पे जो X है नेट डिस्प्लेसमेंट है वो X1 प्लस X2 है। अब तो हो गया काम, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, इन दोनों के अंदर इलोंगेशन अलग अलग आया है, एक चीज़ है छोटी सी समझने की, उसे समझो। दोनों पे लगने वाला फोर्स mg है, उसके बाद भी पहले वाली L1 स्ट्रेच हुई है, दूसरी वाली L2 स्ट्रेच हुई है। रीजन, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग था, सही बात है। स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, फोर्स की वैल्यू सेम है, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगी। जैसे आपके पेन की स्प्रिंग और साइकिल की स्प्रिंग, दोनों पे सेम फोर्स लगाओ तो ये वाली बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, ये वाली कम स्ट्रेच होगी, सही बात नहीं है। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है और आप फोर्स की वैल्यू सेम रख रहे हो तो लेंथ का इलोंगेशन अलग अलग होगा, राइट है ना। यहां पर फोर्स की वैल्यू mg है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, इसलिए इलोंगेशन क्या आया है, अलग अलग आया है। समझ रहे हो बात को, बहुत बढ़िया। यहां पर जो नेट x है वो क्या है, x1 प्लस x2, ये तो सही बात है। अगर x1 की वैल्यू की बात करें तो पहली बॉडी पे लगने वाला फोर्स F है, वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ K1 x1। दूसरी पे भी F ही फोर्स लगा है, दोनों स्प्रिंग पे फोर्स सेम लगा है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ
एक मिनट, हाँ 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 सही है, K2 X2, और ये दोनों फोर्स बराबर हैं, मतलब अच्छा F1 F2 कह लो, अब कह देता हूँ कि F1 और F2 क्या है, इक्वल, मतलब माइनस ऑफ K1 X1 बराबर है किसके, क्या ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं किसकी, X1 की, तो क्या मुझे वैल्यू मिलेगी F अपॉन K1। बहुत बढ़िया, यहां से बताओ K2, राइट है। फिर से एक बार टारगेट पे आते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए ये कि अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग को हटाऊं, सही बात है, और उसकी जगह एक स्प्रिंग लगाऊं, तो इतना मास लटकाने पर, सेम फोर्स लगाने पे उसमें x ही डिस्प्लेसमेंट आए, सेम फोर्स लगाने पर सेम डिस्प्लेसमेंट आए, यही तो चाहते हैं। तो फॉर इक्विवेलेंट क्या होगा, मान लिया मैंने स्प्रिंग चेंज कर दी, तो फोर्स तो हम सेम ही लगा रहे हैं, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो, तो मैं कह रहा हूं K इक्विवेलेंट हो, राइट है, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोड्यूस हो, इन दोनों के सम के बराबर, मतलब कि x के बराबर, राइट है। तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ऑफ F अपॉन, इन तीनों वैल्यू को पुट कर दो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में और आंसर आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। दिख रहा है रिजल्ट, तो माइनस ऑफ F अपॉन में K इक्विवेलेंट माइनस ऑफ F K1 प्लस में तो माइनस ही हो जाएगा, सही है, माइनस कॉमन लेके काट देते हैं और F भी कॉमन लेके काट देते हैं, तो आपको मिल गई वैल्यू कितनी, समझ गए कि स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, रेसिप्रोकल करके इन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड कर दो, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो रहा था ना रेजिस्टेंस में, वैसे इसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, राइट है। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन जो टॉपिक डाला है उसका पहला टॉपिक डालना, सब टॉपिक स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, वो पढ़ रहे हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें स्प्रिंग बैक टू बैक ऐसे अटैच होती चली जाएंगी, ओके, इजी है, बहुत बढ़िया। और इसी को अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग के लिए लिखना है तो क्या लिखोगे, यही रिजल्ट है, बस 1 अपॉन K1, 1 अपॉन, हाँ कर देना आप, मैं तो ऐसे ही लिख देता हूं, फटाफट लिख लो। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आओ देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बला है, ये है वो रिजिड सपोर्ट, ये है स्प्रिंग नंबर 1 ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1, और यहां है स्प्रिंग नंबर 2 ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और इन दोनों से हमने अटैच करके सेम मास लटका रखा है, सही है mg। सवाल है कि क्या इन दोनों पे लगने वाला फोर्स सेम है या अलग अलग, दोनों पे लगने वाला, अच्छा पक्का, या कोई कुछ अलग टिप्पणी करना चाहे, तो फोर्स सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सुनो ये पैरेलल है, देखो ये कोई लॉजिक नहीं है कि पैरेलल है इसलिए फोर्स सेम है, लॉजिक क्या है कि जब आप देखो इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है, आपने जब इस तरीके से मास लटका दिया और अगर मान लो आप इसे स्ट्रेच करोगे तो दोनों में एलोंगेशन सेम आएगा, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है पर दोनों सेम वैल्यू से स्ट्रेच हो रहे हैं, मतलब दोनों पे लगने वाला फोर्स अलग अलग है।
क्योंकि अगर दोनों पे फोर्स सेम लगता और स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हैं तो इनके अंदर इलॉन्गेशन अलग अलग आता। सही बात नहीं है? जैसे मान लो यहां पर और यहां पर दो स्प्रिंग लगी हुई है दीवार से मस्त, और मैंने ऐसे पकड़ ली दोनों स्प्रिंग, एक हल्के से फोर्स से खींच जाती है, एक को थोड़ा दम लगाना पड़ता है खींचने के लिए। अब अगर मैं दोनों को इक्वल खींच रहा हूं तो इस पे तो हल्का फोर्स लग रहा होगा ना, इसमें ज्यादा लग रहा होगा। सही बात है? वाह। तो पैरेलल के अंदर जैसे ही आप इसे स्ट्रेच कर देंगे, तो इसी डायग्राम को देखो मैं स्ट्रेच करते हुए कैसे बनाता हूं। अलग कैसे बना देंगे यार इसको? समझो आप, इधर लगेगा mg, राइट है, और ऊपर लगेगा अब रिस्टोरिंग फोर्स। दोनों के अंदर इलॉन्गेशन आया है कितना? x, दोनों में सेम आया है, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो k x, और यहां पर k क्या? k इक्विवेलेंट। k कैसे पता k1 प्लस k2? हमें कैसे पता कि सीरीज पैरेलल के अंदर ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे? नहीं, हो सकता है डायरेक्ट ऐड हो, पर हमें कैसे पता? वही तो निकालना है। और अगर वो पता ही था आपको तो टॉपिक ही मर गया। सही बात है ना? वैसे सही आंसर, गलत नहीं है, पर तुक्का हर जगह लगता नहीं है ना। तो आओ देखो, समझ गए? आओ आगे बढ़ते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा वही है कि अगर आप इन दोनों स्प्रिंग को हटाकर एक स्प्रिंग लगा दो और उस पर इतना ही फोर्स लगाओ जितना इस पे लग रहा है, तो एग्जैक्टली उतनी ही डिस्प्लेसमेंट आई जितनी इन दोनों में नेट आ रही है। तो मतलब उस स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट इन दोनों के बराबर है, मतलब इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू कैरी कर रहा है वो। सही बात है ना? उतना ही इफेक्ट शो करेगा जितना ये दोनों मिलके कर रहे हैं, राइट है? पर यहां पर दोनों स्प्रिंग में लगने वाला अगर इंडिविजुअल फोर्स देखें तो अलग अलग होगा। यहां F1 लगेगा और इधर F2 लगेगा, पर जो नेट फोर्स होगा वो F1 प्लस F2 होगा। F1 कितना होगा? तो F1 होगा माइनस ऑफ K1x, और ये कितना होगा? माइनस ऑफ K2x। और ये इक्विवेलेंट फोर्स है, नेट फोर्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ K इक्विवेलेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितनी? x ही, माइनस कॉमन लेकर x कॉमन लेकर काट दो तो मिल गया रिजल्ट। दूसरे वैसे इसको लंबा किया जा सकता था, पर क्यों फैलाना है फालतू में? तो K इक्विवेलेंट डायरेक्टली मिल गया आपको, मतलब पैरेलल में ऐसे ऐड हो जाएंगे, राइट है? बड़ा कर सकते हैं इसको, इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, इक्वेशन निकालो, पुट करो, पर वैसे ही क्या मुद्दा है जबरदस्ती खींचने का डेरिवेशन को, राइट है? तो इक्विवेलेंट क्या? K1 प्लस K2, अगर n नंबर ऑफ ऐसे ही लगी हो तो। सही बात है? इजी। अच्छा एक केस देखो, इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है, पर इसमें एक छोटी सी समस्या है। अब आप मुझे देख के ये बताओ, ये K1 स्प्रिंग है, K1 कांस्टेंट की स्प्रिंग, K1 स्प्रिंग कांस्टेंट है इस स्प्रिंग का, इसका K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, समझ गए ना? तो आपके हिसाब से, अच्छा ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए हैं, तो आपके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज या पैरेलल? देखो जो सीरीज कह रहे हैं वो एक आम इंसान है, ऐसे ही होते हैं आम इंसान। जो पैरेलल कह रहे हैं वो देवता टाइप लोग हैं, उनका दिमागी स्तर इंसानों से ऊपर जा चुका है, क्योंकि देखने में तो ये सीरीज का ही भ्रम क्रिएट करता है, पर है ये पैरेलल। क्यों है पैरेलल? क्यों? क्योंकि आप जब इसको डिस्प्लेस करोगे ना तो दोनों में आने वाली डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। जैसे इसको मैं खींचूं तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम आती है। सीरीज के अंदर जब हम खींचते हैं तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होती है, राइट है ना? आप इसको चाहे इधर करो चाहे उधर करो, बात अलग है, एक स्ट्रेच होगी एक कंप्रेस होगी, पर x की वैल्यू दोनों की बराबर होगी जब इसको आप सेम अमाउंट से डिस्प्लेस करोगे। तो भ्रम क्रिएट हो रहा है सीरीज का, पर है ये पैरेलल, राइट है? छाप लो जल्दी से।